आपका अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि 5 × 10⁻⁹ कूलाम तथा 20 × 10⁻⁻19 कूलाम के दो आवेश परस्पर एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखें तो इस पर कितना बल लगेगा? ये क्वेश्चन है। जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पर Q1 की वैल्यू दे रखी है पहला आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलाम C। दूसरा आवेश दे रखा है इन्होंने 20 × 10⁻⁻19 कूलाम। बीच की दूरी दे रखी है 2 मीटर। वो पूछते हैं कि इन बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मानकर चलिए पहला आवेश कहीं यहाँ हो सकता है, इसको नाम दे देंगे आप Q1 और इसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁻19 कूलाम C। इससे 2 मीटर की दूरी कहीं यहाँ हो सकती है। मानकर चलिए दूसरा आवेश यहाँ रखा है इन्होंने Q2, आप इसको नाम दे सकते हैं Q2 = 20 × 10⁻⁻19 कूलाम C। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी वो 2 मीटर है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 2 मीटर। अब इन आवेशों को कोई ना कोई नाम आप दे देंगे। मानकर चलिए ये बिंदु आवेश A है और ये बिंदु आवेश B है। अब मानकर चलिए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा तो यही हो गई है। इसके बिंदु P पर, या मान लो इसको बिंदु O मान लो, बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तब बिंदु A से बिंदु O तक की डिस्टेंस मान लेंगे वो x है। तो अगली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जी? हो जाएगी 2 - x, क्योंकि सारी ही 2 मीटर है। x हमने ये मानी है, तो आगे की डिस्टेंस हो जाएगी 2 - x मीटर। इसको ब्रैकेट में करके आप लिखो 2 - x। तो यहाँ पर जो पहली डिस्टेंस होगी वो x होगी और दूसरी डिस्टेंस 2 - x होगी। बिंदु आवेश A के कारण बिंदु O पर उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी। E1 की वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं दिशा बना करके। और बिंदु आवेश B के कारण बिंदु O पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 कुछ इस तरह से, क्योंकि दोनों ही आवेश प्लस है, धनात्मक है, इसलिए दिशा चित्रानुसार इनकी हो जाएगी। तब चित्र के अकॉर्डिंग R1 की वैल्यू कितनी मानी है? x मीटर और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 - x मीटर। 2 - x मीटर। वो कहते हैं इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। मानकर चलिए इनको मिलाने वाली रेखा के बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो चौकी का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे इसको बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। 0
है, तब क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। अब हमको E1 माइनस E2 डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि E1 की वैल्यू ज़्यादा है या E2 की वैल्यू ज़्यादा है। हमारे पास Q1 इंटू Q2 दोनों की वैल्यू दे रखी है। दूसरा आवेश पहले आवेश का 4 गुना है, जैसा कि आपको दिख रहा है 5 चौक 20, तो 4 गुना हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस नहीं होने के कारण अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर या कौन सी अधिक है, तो इसलिए E1 माइनस E2 लिख लिया हमने। अब वो कहते हैं बिंदुओं पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो ये चीज हमने मानी है कि बिंदुओं पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो इस E के स्थान पर रखेंगे 0, 0 बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। आगे इस E2 को इधर ले लो तो ये प्लस का हो जाएगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा E1, E2 इक्वल टू E1। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन करेंगे दोनों का। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र होता है वो होता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दूसरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E2 है। ऐसे यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा और जो बचेगा उसको आगे लिखेंगे। यहाँ बचेगा Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, यहाँ बचेगा Q2 अपॉन R2 स्क्वायर और यहाँ बचेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। Q2 की वैल्यू हम रखेंगे, तो Q2 की वैल्यू हमारे पास है 20 गुणा 10 की घात माइनस 19 पूरे के बटे, और R2 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर Q1 की वैल्यू रखेंगे तो Q1 की वैल्यू हमारे पास है 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 पूरे के बटे x स्क्वायर, क्योंकि R1 की वैल्यू कितनी है, x मीटर है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ कटेगा, 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 कट गया, 5 से 20 कटेगा 4 बार, ऊपर का ऊपर है और बराबर में है तो हम काट सकते हैं, नीचे होता तो नहीं काटते, मल्टीप्लाई हो जाती। तो यहाँ बचेगा 4 अपॉन यहाँ बचेगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचेगा 1 और नीचे बचेगा x स्क्वायर। अब ये 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि हमें पूरे का स्क्वायर बनाना है, और ये 1 है तो 1 की पावर 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, मतलब तो ये रहेगा इसका, चाहे 100 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आपको प्राप्त होती चली जाएगी। तो लिखेंगे इसको याद करके 2 की पावर 2 बटे 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन मैंने समझने के लिए फिर भी यहाँ पर वैल्यू लिख दी है। स्क्वायर पूरे को लगा सकते हैं तो 2 बटे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 बटे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर में है, और यहाँ पर बचेगा 2 बटे 2 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स खाली। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 2 से करेंगे तो 2x इक्वल टू 2 माइनस एक्स का 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा 2 माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को इधर उठा लो तो ये प्लस का हो जाएगा, 2x प्लस एक्स
इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी यहाँ पर 3x इक्वल टू 2, और यहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3, 2/3। सारी वैल्यू m के सीरीज में है तो ये डिस्टेंस भी मीटर में होगी, METR। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी। अब वो आगे इसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखें तो इस पर कितना बल लगेगा। अब क्योंकि कोई भी बल रेखा यहाँ पर नहीं गुजर रही है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ पर शून्य है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस बिंदु पर शून्य है, बिंदु O पर। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो यहाँ पर कोई भी आप आवेश रख दीजिए तो बल कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि F इक्वल टू होता है QE, F इक्वल टू होता है QE। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्वेश्चन में उन्होंने दे दी पहले से कि 0 है, तो E के स्थान पे जब हम 0 रखेंगे तो और 0 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई बल उत्पन्न नहीं होगा बिंदु O पर। ये सॉल्व हो चुका है। आगे अब NCERT के प्रश्न आ जाते हैं। NCERT आई होप आपने समझा होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा आगे पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं। NCERT प्रश्न। NCERT क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसमें वो कहते हैं कि जब कंच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। क्योंकि जब कंच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कंच की छड़ में से आवेश निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जैसा कि हमने लेसन शुरू होते ही आपको आवेश के बारे में बताया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंच की छड़ प्रयोग की है उन्होंने और रेशम का कपड़ा प्रयोग किया है, तो दोनों को जब एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाएगा तो कंच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कपड़े में चले जाते हैं। तो यहाँ पर कुल स्थानांतरित आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 0 हो जाती है, जिसके कारण सिद्ध होता है कि आवेश संरक्षण का नियम सत्य है और इस प्रेक्षण में आवेश संरक्षण का नियम का पालन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के में ये कहते हैं कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस कथन से क्या तात्पर्य है। क्वांटीकृत का मतलब होता है जी आवेश को 1/2, आधा, पौना, ढाई, 3.5
मतलब आधा, ढाई या 7/4 या 6 आपका कितना हो गया, आप इसको 4 ले लीजिए, वाले फॉर्म में नहीं निकाल सकते हैं। अर्थात भिन्नात्मक रूप में इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकाल सकते हैं, आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है वो पूर्ण संख्याओं में होता है। पूर्ण संख्या जैसे कि कैसे हो सकता है, 1e 2e 3 4e या 100e डॉट डॉट n। n क्या है, एक पूर्ण संख्या। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान केवल एक पूर्णांक संख्या में ही हो सकता है, अधूरी संख्याओं में इनका स्थानांतरण नहीं हो सकता। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। बी में वो कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। किसी आवेशित वस्तु का आवेश बहुत अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश बहुत कम होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या हटाए जाते हैं, वस्तु के कुल आवेश की अपेक्षा यह दिया गया या हटाया गया आवेश इतना कम है कि आवेश लगातार परिवर्तित होता प्रतीत होता है, नैतिक विभक्ति रूप में। अतः आवेश का क्वांटमीकरण की अपेक्षा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहते हैं कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। जो दे रखा है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आवेश दिया है 3 × 10⁻⁷ ऋण आवेश। Q = -3 × 10⁻⁷ कूलाम। ऋण आवेश है तो इसके माइनस चिन्ह मैंने पहले ही लगा लिया है। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर ए में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मानकर चलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है आपको पता ही है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो फॉर्मूला है हमारे पास सभी आवेशों का क्वांटमीकरण का फॉर्मूला होता है Q = Ne। तो यहाँ से हम n को पहले लिख सकते हैं तो Q/E हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू आपके पास में है 3 × 10⁻⁷ पूरे के बटे E की वैल्यू आपके पास है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस की पावर को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस की हो जाएंगी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n = 3 × 10⁻⁷ × 10⁻+19 पूरे के बटे 1.6। अब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ये 16 नीचे 16 हो जाएगा और ऊपर 30 हो जाएगा। आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 × 8 = 16 और 15 × 2 = 30। तो ऊपर बचेगा आपका n = 15, n = 15 गुणा 10 की घात। अब देखिए 7 माइनस की है, 19 प्लस की है, तो प्लस की ज्यादा है, प्लस की बचेंगी 12 घातें। तो 15 गुणा 10 की घात 12 पूरे के बटे, और ये हो जाएगा जी 8, क्योंकि हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या करके n = 15,000 कर लीजिए इसको। 15 1 2 3, क्योंकि नीचे 8 है, इसको डिवाइड करना है। 15,000 गुणा, तो 3 घातें यहाँ से कम हो जाएंगी, हो जाएगा 10 की घात 9 पूरे के बटे 8। अब इसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं,
8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचा 7, 0 है तो 70 हो गया। 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, फिर 6 बचा, आगे 0 है तो 60 हो गया। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 4 बचा, आगे 0 है तो 40 हो गया, और 8 पंजे 40, 1875 बचेगा ऊपर। तो n इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1875 गुणा 10 की घात 9। अब आप क्या करेंगे, दशमलव एक अंक के बाद आप लगा लेंगे तो पावर कितनी बढ़ेंगी, 1 2 3, 3 पावर आपकी बढ़ जाएंगी। या करके आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 1.875 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित है, तो उस वस्तु में 1.875 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? हाँ जी, होता है। इतने इलेक्ट्रॉन तो स्थानांतरित हुए हैं क्योंकि अभी हमने कैलकुलेशन किया है, और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होता ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है n इक्वल टू 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, me करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इसको बोलेंगे। m इक्वल टू 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। अब वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर बी में ये ए था, तीसरे का ए। क्वेश्चन नंबर बी में वो कहते हैं कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति कहते हैं द्रव्यमान को, संहति, और यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाले वर्ड इन्होंने लिख रखे हैं संहति। इसको आप द्रव्यमान भी कह सकते हैं, संहति को कहते हैं जी द्रव्यमान, मास, MASS अंग्रेजी में। तो कहते हैं क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है? हाँ जी होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो वो अपने साथ साथ क्या क्या लेके जा रहा है जी, 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम का आवेश लेकर जा रहा है, और क्या लेकर जा रहा है जी, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम का द्रव्यमान भी लेकर जा रहा है। तो कुल स्थानांतरित द्रव्यमान कितना हो गया, आप इसको निकाल सकते हैं, m इक्वल टू n इंटू me, n इंटू me, ये सापेक्ष में है, इसका मतलब होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 1.875, 1.875 गुणा 10 की घात 12, 10 की घात 12 गुणा, और ma की वैल्यू आपके पास में है 9.1 गुणा 10 की घात -31, 9.1 गुणा 10 की घात -31। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो आपको प्राप्त होगा 1.71 गुणा 10 की घात -18 किलोग्राम, 1.71 गुणा 10 की घात -18 किलोग्राम। इसका मतलब हुआ ऊन से पॉलीथीन में 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम स्थानांतरित होंगे, जिसके कारण उनका कुल द्रव्यमान 1.71 गुणा 10 की घात -18 किलोग्राम भी स्थानांतरित हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित हो रहा है तो उसके साथ साथ 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम का आवेश और 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम का द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है, याद रखेंगे।
वायु में एक दूसरे से, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच बल कितना है। जो दे रखा है उसको लिखेंगे। पहला आवेश दे रखा है 2 × 10⁻⁷, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी पुस्तक में ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसलिए नंबर डाल ही नहीं रहे। तो Q1 = है, Q1 = दे रखा है इन्होंने 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 = इन्होंने दे रखा है जी 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इन्होंने दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। R = 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 30 × 10⁻⁻2 मीटर। पूछते हैं जी उनके बीच कितना बल है। गोले हैं तो लिखेंगे गोलों के मध्य लगने वाला बल, कोमा लगाएंगे, लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम है जी आपके पास F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ गुणा Q1 की वैल्यू आपके पास में है 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, और Q2 की वैल्यू आपके पास में है 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, और इस पूरे के बटे R² है। R² को आप इस तरह से लिखिए। R की वैल्यू आपके पास में है 30 सेंटीमीटर, अर्थात 30 × 10⁻⁻2 मीटर, तो 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर पूरी का ही। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 3 से करेंगे, 2 × 6, 9 को आप ऐसे रहने दीजिए क्योंकि कट जाएगा ये आगे जा करके। F = 9 गुणा, अब देखिए 10⁻9 है प्लस की, और ये 7 ये है 7, ये कितनी होगी गुणा हो रही है तो घाटी जुड़ जाएंगी, 7 और 7 14, 14 में से 2 घटाओ तो बचेगी 5, कितनी 5। तो 9 × 10⁻⁻5, क्योंकि माइनस की ज्यादा है, और 2 × 6, 2 × 6। अब नीचे का स्क्वायर खोलेंगे तो 30 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का 30 से तो 900, 3 × 9 और 2 0 हो जाएंगे, फिर ये गुणा। अब देखिए 10⁻2 दूनी 4 हो जाएंगे, 10⁻⁻4, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। 9 से 900 को सीधा सीधा काट दीजिए, 100 बार कटेगा। आप आगे लिखेंगे तो आपको प्राप्त होगा F = अब ये 100 है, अर्थात 2 घातें हैं प्लस की और ये 4 घातें हैं माइनस की, तो माइनस की बचेंगी 2 घातें। आप इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻5
गुणा, अब ये जो माइनस की 2 घातें बच रही हैं ऊपर जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएगी, अर्थात 10 की घात 2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। आगे लिखेंगे f इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात -5 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 3, 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन, अर्थात दोनों गोलों के बीच में 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन का बल लगेगा। अब प्रकृति भी हमको बतानी है, तो इनमें दोनों आवेश ही पॉजिटिव है, लिखेंगे दोनों आवेश धनात्मक है। दोनों आवेश धनात्मक है, इसलिए उनके मध्य कैसा बल लगेगा जी? प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों ही आवेश धनात्मक है और धनात्मक आवेशों का युग्म यहाँ पर बन रहा है, इसे सजातीय आवेश भी आप कह सकते हैं। तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, अर्थात ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है वो इसमें कहते हैं जी 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है? डिस्टेंस पूछते हैं। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है? अच्छा, ये भी पूछते हैं, बल भी पूछते हैं। तो बल तो पहले दे रखा है, कोई भी चीज ना इन्होंने चेंज की है। जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, पहला आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम, तो Q1 की वैल्यू दे रखी है 0.4 माइक्रोकूलम। इस माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। और Q2 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है जी -8 माइक्रोकूलम, ये प्लस में है वैल्यू और दूसरी वाली माइनस में है, तो माइनस के 0.8 माइक्रोकूलम। इसको भी माइक्रो से कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.8, सॉरी ये केवल 8 है, 0 पॉइंट नहीं है, केवल 8 है, माइनस के 8 माइक्रोकूलम। तो हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात -6 कूलम। बीच की दूरी r की वैल्यू उन्होंने पूछी है। वो कहते हैं कि इन दोनों गोलों के बीच में 2 न्यूटन का बल लगता है। कितना? F = 2 न्यूटन। तो क्या करेंगे? कूलम के नियम का प्रयोग करेंगे। उससे पहले लिखेंगे माना। जब हम मान रहे हैं तो r = क्वेश्चन मार्क यहाँ मत लगाइए, यहाँ r = क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर खाली F = 2 न्यूटन लिखिए, क्योंकि 2 न्यूटन का बल लग रहा है। अब लिखेंगे माना दोनों गोलों के बीच
माना दोनों गोलों के बीच दूरी मीटर है तब कूलॉम के नियम से कूलॉम का नियम है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू आपको निकालनी है तो इसको पहले साइड में ले लो, तो हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9, हाथों हाथ वैल्यू भी रखो, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 की वैल्यू आपके पास में है 0.4 इंटू 10 की पावर -6 और Q2 की वैल्यू आपके पास में है 8 गुणा 10 की घात -6, 8 गुणा 10 की घात -6 और इस पूरे के बट्टे हैं जी F पूरे, क्योंकि स्थान चेंज कर लिया R का और F का, तो हो जाएगा F की वैल्यू 2 न्यूटन। तो ये कुछ इस तरह से 2 से इस 8 को काट सकते हैं जी, 4 बार कटेगा, 4 बार ये कट जाएगा और इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, अर्थात 10। इस 10 से इस 10 की घात 9 में से 1 कम कर सकते हैं तो 10 की घात 8 हो जाएगी, या करके आप लिखेंगे R स्क्वायर इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 8 हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली ने 1 घात कम कर दी। तो 9 गुणा 10 की घात 8 गुणा ये 0.4 का 4 हो चुका है, 4 गुणा 10 की घात -6 गुणा, और ये हो चुका है 4, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड कर चुके हैं, गुणा 10 की घात -6। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। इस 8 को थोड़ा नीचे करके लिखो, इस तरह से 10 की घात 8 है। अब स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पर अंडर रूट लग जाएगा, इस तरह से अंडर रूट भी आप अभी लगा, इसमें से स्क्वायर हटा दो। अब हम क्या करेंगे आगे, R इक्वल टू हो जाएगा, अब 9 किसका वर्ग होता है जी, 3 का, गुणा 10 की घात 8 है तो 10 की घात 4 हो जाएगा, गुणा 4 तो वर्गमूल करेंगे तो 2, गुणा 10 की घात -6 तो 10 की घात -3। ठीक उसी प्रकार से आगे भी ऐसे होगा, 2 गुणा 10 की घात -3, क्योंकि दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर है, -3। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, R इक्वल टू 12 गुणा, अब देखिए 3 और 3 6, 10 की घात हो गई -6 और प्लस की है 4, तो बचेंगे -2, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गिन तो 2 बचे, या करके आप लिखेंगे R इक्वल टू 0.12। आपने पूरी घातें खत्म कर दी तो क्या होगा, दशमलव 2 अंक के पहले लग जाएगा मीटर में, अर्थात दोनों गोलों के बीच 0.12 मीटर की दूरी है। तो 0.12 भी आप कह सकते हो मीटर में, या फिर सेंटीमीटर में भी आप लिख सकते हो, तो हो जाएगा 0.12 × 100, अर्थात
12 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो, दोनों वैल्यू सेम है। अब वो कहते हैं कि दूसरे गोले पर पहले आवेश के कारण कितना बल लगेगा। तो आवेश भी परिवर्तन नहीं किया इन्होंने, तो बल तो घटेगा नहीं और ना बढ़ेगा, तो 2 न्यूटन का बल ही लगेगा। प्रकृति और बता देनी है आपको बी में, प्रकृति अब देखिए पहला जो आवेश है वो धनात्मक है, दूसरा आवेश वो ऋणात्मक है, अर्थात विजातीय आवेशों का युग्म यहाँ पर बन रहा है और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं जी, आकर्षित करते हैं। तो प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण। और बल कितना लगेगा बाद में भी, 2 न्यूटन का, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पर परिवर्तित नहीं हुई, पहले भी बल 2 न्यूटन था, बाद में भी बल 2 न्यूटन ही रहेगा। अब बाकी चीजें आप अगली वीडियो में समझेंगे।